डिस्कस कर रहे हैं रिलेटेड टू कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण से संबंधित हम डिस्कस कर रहे हैं। उत्तल दर्पण की अगर मैं बात करता हूं तो ये अपने पास इस तरीके से रहेगा, अंदर से पेंटेड रहता है। इसका नेचर कैसा रहता है वो हम जान लेते हैं। ये रेज इधर, रेज को फैलाने का नेचर रहता है, डाइवर्जिंग नेचर। और अगर ये डाइवर्जिंग यानी अपसारी प्रवृत्ति का है तो इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा वो देख लेते हैं। ये रेज गई इस तरीके से। अब ये डोटेड डोटेड, वास्तव में ये कहीं नहीं काट रहा, लेकिन हम मान के चलते हैं कि इस पॉइंट से ये रेज आई है, इस पॉइंट से। तो इस तरीके से डोटेड डोटेड करेगा तो यहां बनने वाली सारी इमेज कैसे रहेंगी? वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब बनने वाली इमेज कैसी रहेगी? वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब अगर सिंगल लेंस सिंगल मिरर से बनती है तो वो हमेशा कैसे रहती है? इरेक्ट, यानी कि बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है? सीधा। आभासी प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब। और इस मिरर की खासियत क्या है कि बनने वाली सारी इमेज स्मॉल साइज रहेंगे, वस्तु के आकार से छोटे आकार के रहेंगे। और यहां से क्या खासियत है? देखो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज याद रखना बड़ा आसान है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज याद रखना बड़ा आसान है। प्रतिबिंब और वस्तु की स्थिति कैसे? कि वस्तु अगर फोकस पे है तो चाहे कोई भी लेंस कोई भी मिरर हो, इमेज कहां बनेगा? एट इनफाइनाइट। सॉरी, वस्तु अगर इनफाइनाइट के ऊपर है तो इमेज कहां बनेगा? फोकस के ऊपर इमेज बनेगा। सभी लेंस सभी मिरर में यही कंडीशन, पिछले में भी यही देखा था, इसमें भी यही है। और इसके अलावा बिटवीन इनफाइनाइट से लेके और पॉइंट पी तक ऑब्जेक्ट चाहे कहीं भी रखा हो, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, इमेज कहां बनेगा? इमेज बनेगा बिटवीन पी एंड एफ। और ये भी कौन सी साइड? ये वाली साइड। सारे इमेज इधर बनेंगे बिटवीन, ये पॉइंट एफ है और ये पॉइंट पी है। वस्तु चाहे कहीं भी रखो, इमेज की पोजीशन ये रहेगी। किस तरीके से? मान लेता हूं कि ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो इमेज यहां बन जाएगा, इसके बाद इमेज यहां बन जाएगा, इमेज यहां बन जाएगा, इमेज यहां बन जाएगा। और हमेशा ये इमेज वस्तु की पोजीशन से, वस्तु के साइज से छोटे साइज का रहेगा। किसी भी पोजीशन के लिए इमेज रहेगा बिटवीन पी एंड एफ। बस बिल्कुल इजी है। सर इसके यूज भी हम इसी स्लाइड पे देख लेते हैं। यूज में आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो स्मॉल एंड इरेक्ट इमेज और दूसरा है डाइवर्जिंग नेचर। अपसारी, किरणों को फैलाने वाला। तो बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होगा और छोटा होगा। इस पे बेस्ड हम कहां देखते हैं? गाड़ी के अंदर जो रियर व्यू मिरर रहता है पीछे का देखने के लिए, रियर व्यू मिरर पाश्चित दृश्य के लिए, पाश्चित दृश्य के लिए जो गाड़ी के अंदर मिरर यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ये मान के चलता हूं मैं गाड़ी के अंदर मिरर, इमेज का साइज छोटा होगा तो हम ज्यादा दूर तक का कवर कर सकते हैं। इमेज का साइज छोटा होगा तो ज्यादा दूर तक का कवरेज देगा। और डाइवर्जिंग नेचर ये कहां यूज करते हैं? स्ट्रीट लाइट के अंदर। स्ट्रीट लाइट जो गली में जैसे लाइट लगी होती है ना, ये वाली। अब हम चाहते हैं कि इनकी लाइट सभी डायरेक्शंस के अंदर फैले, ये तो कैसा मिरर लगेगा? यहाँ पे डाइवर्जिंग मिरर लगेगा। अब सारे दर्पण, फैलाने वाला मिरर। तो ये इसके यूज है। इसके अलावा एक चीज ध्यान दीजिए, मान लो ये स्पून है, तो जो अंदर की तरफ धसा हुआ भाग होता है ये कौन से मिरर की तरह बिहेव करेगा? कॉनकेव मिरर,
अवतल दर्पण की तरह बिहेव करेगा ये। और बाहर वाला इस तरीके से जो कर्व्ड सरफेस रहता है, ये बाहर का जो सरफेस है, ये कौन से मिरर की तरह बिहेव करता है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। उत्तल दर्पण, ये चीज। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि रोड पे क्रॉसिंग है, यहां से भी एक रास्ता आ रहा है और यहां से भी एक रास्ता आ रहा है, तो इनका आपस में टकराव ना हो, तो आपने देखा होगा कि इस तरीके के स्टील जैसे मेटेरियल का बना के इस तरीके की, या फिर आपने मेट्रो पे देखे होंगे ये चीज कि कैमरे का जो फोकस रहता है, ये मान लेता हूं कैमरे का फोकस इस पे रहता है। क्यों? क्योंकि ये रेंज को बढ़ा देता है, रेंज को बढ़ा देता है। तो मॉल में जहां कैमरा डायरेक्ट कवर नहीं कर पाता, ये लगा देते हैं, क्रॉसिंग के ऊपर ये लगा देते हैं, और ये सरफेस कहां बाहर की तरफ उभरा हुआ है, तो ये कौन सी मिरर की तरह बिहेव करता है? कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण की तरह। तो कॉन्वेक्स मिरर का एक यूज ये भी है, क्रॉसिंग मिरर की तरह। तो ये सारी चीजें हमने कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण के लिए पढ़ी। इससे पहले हमने अवतल दर्पण पढ़ा है। अब हम यहां से चलते हैं प्लेन मिरर, समतल दर्पण की तरफ। हम चलते हैं समतल दर्पण की तरफ। अब समतल दर्पण में देखिए अपने पास क्या क्या ऑप्शन है। कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। हम जानते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, ये किसके बराबर रहता है? ये 2f के बराबर रहता है। r बराबर होता है 2f की। और अगर मिरर सीधा है, एकदम सीधा ऑब्जेक्ट है, इसका पूरा कर्वेचर आप बनाओगे, इसे सर्कुलर या स्फेरिकल शेप में लेके जाओगे, तो रेडियस क्या रहेगी इसकी? इनफाइनाइट। तो प्लेन मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या का मान क्या रहेगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि r की वैल्यू क्या रहेगी? इनफाइनाइट। तो इसका अगर आधा करेंगे, क्योंकि यहां से क्या आएगा कि f इज इक्वल टू r/2, तो यहां से अपने पास आ जाएगा फोकल लेंथ, जो फोकस दूरी होती है, और प्लेन मिरर समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी रहेगी? समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो आंसर होगा इनफाइनाइट रहेगी। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या रहेगी? इनफाइनाइट रहेगी। अब यहां से देखिए, प्लेन मिरर की मैं बात करता हूं, जनरली लाइट यहां पे जाएगा और इधर, ये हमने एंगल आई देखा, ये एंगल आर देखा, ये सारी चीजें, ये इंसिडेंट रे है। और ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब यहां से हम प्लेन मिरर से कुछ चीजें जान लेते हैं। इमेज जो इसके द्वारा बनाई जाएगी, इमेज का साइज क्या रहेगा? तो इमेज का साइज हम यहां से देख रहे हैं, इमेज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु के आकार के बनेंगे। दूसरा, यहां से सारी इमेज कैसी रहेंगी? सीधी रहेंगी। बनने वाला प्रतिबिंब कैसा रहेगा? सीधा रहेगा। तीसरा, यहां से हम देख रहे हैं इमेज के बारे में, प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज के बारे में हम जाने, तो इरेक्ट हो गया। इरेक्ट होगा तो कैसा होगा? वर्चुअल होगा, आभासी होगा। तो ये है कंडीशंस ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर।
अब ये तो इमेज के नेचर के बारे में बताया गया है, अब वो उसकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगा, वो सारी चीजें इसमें जान लेते हैं। प्लेन मिरर का कंसेप्ट बिल्कुल इजी है, लेकिन आपको सारे के सारे कंसेप्ट आने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ इमेज formed by प्लेन मिरर। नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, समतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की संख्या। अब जनरली एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 360 थीटा 360 बाई थीटा माइनस 1। लेकिन क्या ये फॉर्मूला हर जगह अप्लीकेबल है? क्या जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं ये सही है? तो देखो इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में दो केस बनते हैं, या तो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, सिमेट्रिकल। सर सिमेट्रिकल कैसे? एक मिरर ये, एक मिरर ये, टू मिरर का कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं। सिमेट्रिकल की कंडीशन आएगी इस तरीके से, सिमेट्रिकल की जो कंडीशन बनेगी वो इस तरीके से कि अगर ऑब्जेक्ट इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर है तो पोजीशन कैसी इसकी, सिमेट्रिकल। अगर इससे ऊपर है या इससे नीचे है तो कैसे रहेगी, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल, इससे ऊपर है या इससे नीचे है तो पोजीशन क्या रहेगी, अनसिमेट्रिकल। यानी कि एक मिरर ये लिया हमने, एक मिरर ये लिया, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ऑब्जेक्ट चाहे यहां रखा हो, ऑब्जेक्ट यहां रखा हो, चाहे ऑब्जेक्ट यहां, किसी भी पोजीशन पे, तो वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन अनसिमेट्रिकल रहेगी। अब सिमेट्रिकल में केस क्या है कि 360 बाई जो एंगल आप लेके चल रहे हो 360 बाई थीटा, अब ये वैल्यू आ सकती है इवन, एक सम संख्या आ सकती है, इवन नंबर आ सकता है, या ये संख्या आ सकती है ओड नंबर, ये संख्या आ सकती है विषम संख्या। ठीक है। और बात करें हम अनसिमेट्रिकल की, तो अनसिमेट्रिकल में अपने पास क्या रहेगा, 360 बाई थीटा। अब इसकी जो कंडीशन है, या तो ये इवन आ सकता है या ये ओड आ सकता है, या तो सम संख्या होगा या विषम संख्या होगा। तो इधर अपने पास अगर इवन की कंडीशन है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1। और सर अगर ओड हुआ तो भी, हाँ तो भी यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, 360 बाई थीटा माइनस। सर इधर अगर इवन हुआ तो, अगर इवन हुआ तो ये फॉर्मूला यूज करना, n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1। और अगर ओड हुआ तो n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा। आपको ये वाली कंडीशन याद रखनी है, ये वाली कंडीशन याद रखनी कि स्पेशल क्या है इसमें। 360 बाई थीटा माइनस 1 अगर सिमेट्रिकल है तो सही है, अनसिमेट्रिकल है तो दोनों जगह लागू नहीं होगा, ओड में एज इट इज आ जाएगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखते हो तो जितने भी अपने पास क्वेश्चन आएंगे वो सारे कवर हो जाएंगे। अब सर 360 ही क्यों लिया है, क्योंकि होल कवरेज हम कितने पे लेके चलते हैं, टोटल कवरेज 360। सर एग्जाम में कौन सा आता है, देखो बेसिक एग्जाम्स में तो यही पूछा जाता है सिमेट्रिकल, एक आध में रेयरली क्या कंडीशन दे दे अनसिमेट्रिकल की। तो पहले हम सिमेट्रिकल के इजी कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। टोटल कितने का, 360। अब इसमें क्या कोई पार्टीशन है, नहीं है। अगर मैं ये करता हूं, अब ऊपर कितना बच गया, 180, एंगल कितना है अपने पास, अब 180 थीटा का। पार्टीशन कितने, 2। इसमें हम देख रहे हैं एक अपने पास ऑब्जेक्ट है तो एक क्या रह जाएगा,
इमेज रह जाएगा, एक ऑब्जेक्ट तो एक इमेज रह जाएगा। अब दूसरा हम यहां से देखते हैं, यहां पे हम 90 डिग्री पे ले लेते हैं, यहां पे हम 90 डिग्री पे ले लेते हैं। तब टोटल कितने पार्ट बने हैं? चार। चार अगर बने हैं तो अपने पास एक में ऑब्जेक्ट इमेज की कंडीशन कितनी? 3 इमेज बन जाएंगे। अगर अपने पास एंगल 120 डिग्री है तो इसमें एक में ऑब्जेक्ट और नंबर ऑफ इमेज कितनी? 2 बन गई। अगर अपने पास कंडीशन 60 डिग्री है, 180, 90, 60। अब इसमें टोटल पार्ट अच्छा है, एक में ऑब्जेक्ट हो गया, नंबर ऑफ इमेज कितनी बन जाएंगी? 5। ये कंडीशन है 60 डिग्री की, ये कंडीशन है 120 डिग्री की, ये कंडीशन 90 डिग्री की, ये कंडीशन है अपने पास 180 डिग्री की, और यहां n की वैल्यू 0 होगी, ये कंडीशन है 360 डिग्री की। और इसके अलावा देख लेते हैं, अगर अपने पास एंगल 45 है, एंगल 45 डिग्री, तो 45 डिग्री में कितने पार्ट बनेंगे? टोटल अपने पास 8। 8 में एक में ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 इमेज। तो ये बेसिक कंडीशंस है। एग्जाम में आए सीधा आप क्या करेंगे? पार्ट्स बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट का रख लेना, बाकी इमेज का हो जाएगा। तो ये -1 का कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा कि -1 क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, बाकी आपके लिए पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएंगे। तो ये था अपने पास कि नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, और ये कंसेप्ट किसका है? 2 मिरर का है, 2 मिरर का कंसेप्ट। सर अब कुछ आपके पास इस तरीके का दे दे कि हम समझ ही नहीं पा रहे करना क्या है। क्या? पैरेलल टू ईच अदर, थीटा का मान कितना हो गया? 0 डिग्री। यदि 2 मिरर एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं, अब इसमें रखोगे तो भी इनफाइनाइट, इसमें रखोगे तो भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, आंसर कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। अब यार 0 को कितनी बार जोड़ोगे कि 360 बन जाए? कभी बनेगा ही नहीं। तो 0 डिग्री के लिए क्या बन जाएंगे? नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट। तो एग्जाम में जनरली इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ये सारी चीज। दूसरा पार्ट, ये अगर हम मिरर मान के चलते हैं, और एक और चीज यहां ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, सरफेस के साथ ये 90 डिग्री पे रखा है तो ही ये कंडीशन लागू होंगी, अदरवाइज ये कंडीशन लागू नहीं होंगी। अगर सरफेस के साथ ये 90 डिग्री पे रखा तो ही ये कंडीशन लागू होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। हमने ऑब्जेक्ट को यहां रखा है, ऑब्जेक्ट को हमने यहां रखा है। ऑब्जेक्ट की हाइट मैं मान लेता हूं h है। ये जो डिस्टेंस है मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u से डिनोट किया जाता है। अब इधर मैं इमेज लेके चल रहा हूं, ये इमेज डिस्टेंस v से डिनोट करते हैं। u क्या है? वस्तु की दूरी दर्पण से, और दर्पण ये रहा अपने पास, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस है, प्रतिबिंब की दूरी, और ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था ये हाइट ऑफ इमेज है। अगर मिरर को परपेंडिकुलर रखते हो तो ये सारी कंडीशंस रहती हैं। कंडीशन क्या है?
u इज इक्वल टू माइनस ऑफ v, और माइनस या क्या शो करता है, अपोजिट डायरेक्शन टू मिरर, अपोजिट डायरेक्शन टू मिरर से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, एक मिरर से राइट में है तो एक मिरर के लेफ्ट में होगा। अब इससे आगे आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, देखो अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है किसी चाल x मीटर पर सेकंड से, तो उसका इमेज भी इधर आएगा किस चाल से, x मीटर पर सेकंड से। लेकिन इस ऑब्जेक्ट को अपना इमेज किस चाल से आता हुआ नजर आएगा, इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी, रिलेटिव वेलोसिटी मानो चाहे स्पीड मानो एक ही बात है, रिलेटिव वेलोसिटी सापेक्ष वेग, क्योंकि सीधी दिशा में मूव कर रहे हैं तो स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू एक जैसी आ रही है अपने पास, सापेक्ष वेग या सापेक्ष चाल। अब ये कितनी होगी, तो ध्यान से देखिए, एक इधर आ रहा है एक इधर आ रहा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दोनों के द्वारा कम की जा रही है, इसका मतलब दोनों की स्पीड को हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा 2x मीटर पर सेकंड। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि whenever an object move towards the mirror, whenever an object move towards the mirror, जब कोई वस्तु दर्पण की ओर जाती है, its image appear to come with twice of speed of object, उसका इमेज जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की चाल से दोगुना चाल से आता हुआ नजर आता है, लेकिन वास्तव में देखिए तो दोनों का चाल क्या है, एक जैसा है। ये सेकंड पार्ट था।